पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये कैसे चेंज होती है एक पीरियोडिक टेबल में। तो देखो ये कुछ डायग्राम मैंने साइज ऑफ एटम पढ़ाते टाइम बनाया था। एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, वो मैंने यहां पर भी बना लिया क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है, आई होप आपको पता होगा, आपने और भी चैप्टर्स में इसका यूज किया होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज ability of an atom to lose electron, ठीक है, to lose electron। देखो जैसे मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, तो उसका ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको सपोज करो हम निकालना चाहते हैं, अगर उसको निकालना बहुत आसान है, अगर वो तुरंत निकल जाएगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है। लेकिन अगर ये जल्दी नहीं निकलेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़े इसको निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होने का मतलब क्या होता है कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एटम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, मतलब हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और उसी तरह से लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब आप समझ गए होंगे, डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर बहुत डिफिकल्ट है यहां से तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब है। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कि इलेक्ट्रॉन तुरंत निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में वाट लग जाएगी आपकी, बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं, किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। सपोज करो हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ आप। वो अट्रैक्शन वाला पार्ट बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगता है प्रोटॉन का, वो सोचिए आप, वो क्या होगा। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन के बहुत पास है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तीसरे शेल में इसलिए और भी दूर है, ये और चौथे शेल में इसलिए और भी दूर है। तो हमने देखा था कि ये सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये उस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन दूरी बढ़ जाने से अट्रैक्शन क्या होता है, कम। इसमें अट्रैक्शन कम होगा, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बड़ा एरो मतलब ज्यादा, इसमें अट्रैक्शन और भी ज्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, राइट, समझ रहे हो। इसमें अट्रैक्शन क्यों कम है इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है प्रोटॉन से, बहुत दूर है पॉजिटिव चार्ज से, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में। इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, सही बात है। तो इसमें अट्रैक्शन कम है तो क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रॉन को कम खींचा जा रहा है। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ना, क्योंकि इसको ज्यादा खींच नहीं रहा है कोई अंदर। लेकिन इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई इसको अंदर बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है, तो इसको बाहर निकालना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसको बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है। इसको निकालना बहुत आसान है, इजी है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है। तो क्या समझ में आया आपको, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल इंक्रीज, देखो यहां पे बहुत कम थी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और यहां पे बहुत ज्यादा थी, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि एक पीरियड में क्या होता है। अगर हम इस पीरियड में ऐसे मूव करें तो क्या होता है। देखो अब क्या होता है कि हमने बात की थी, इसमें +3 पॉजिटिव चार्ज था, इस केस में +4, इस केस में +5 और इस केस में +6। तो क्या होता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है। इसका हम पीरियड में अगर ऐसे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज। तो इस सबको हम लिख लेंगे। पहले हम ग्रुप में क्या होता है वो लिखेंगे, ग्रुप की बात लिखेंगे पहले। ग्रुप में तो एज वी मूव डाउन, as we move down in a group, as we move down in a group, size of atom increases, size of atom increases। सही बात है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं size of atom increase होता है। so attraction on electron decreases, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सही बात है, हमने देखा है इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। thus it is easy to take electron out, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का आसान हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गई। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी increases, electropositivity increases down the group, down the group। समझ रहे हो मेरी बात? लिखने से एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखने पड़ेगा मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसे एरो बना देना, आप यहां पे लिखोगे डिक्रीज, यहां पे लिखोगे इंक्रीज। अब देखो पीरियड में क्या होता है वो लिखते हैं हम, as we move to right, as we move to right in period, positive charge on nucleus increases, positive charge on nucleus increases। सही बात है। so attraction on electron also increases, so attraction on electron also increases। अट्रैक्शन उसमें बढ़ गया तो मतलब उसको निकालना क्या हो गया, डिफिकल्ट, निकालना डिफिकल्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम हो गई। सो अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, thus it is difficult to take out, अब मैं लिखूं कहां पे, जगह नहीं बची, यहां लिख देता हूं, it is difficult to take out electrons। so electropositivity decreases towards right, towards right in period, in period। ठीक है, इसलिए जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये सिक्स्थ ट्रेंड देखेंगे, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, काफी सारे हमने ट्रेंड देखे हैं, आप घबराए नहीं, हम सबको रिवाइज कर लेंगे एक बार। ये जो एलिमेंट्स है सारे के सारे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं। ये सारे टर्म से आप अच्छी तरह से अवगत हैं, आपको पता है एसिडिक होने का मतलब क्या होता है, बेसिक होने का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक जो है वो एसिड और बेसिड के बीच की सिचुएशन होती है। ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस पीरियड की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेना सबसे आसान है हमारे लिए। तो इसके जो एलिमेंट्स है वो देखते हैं कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। सबसे पहले है सोडियम, तो Na2, ये सोडियम का ऑक्साइड। फिर है Mg, तो Mg का ऑक्साइड। फिर है अल्मोनियम, तो अल्मोनियम का ऑक्साइड, ये सब अल्मोनियम का ऑक्साइड है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का ऑक्साइड। फिर है फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्साइड। सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड। क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्साइड। फिर आर्गन आता है, लेकिन आर्गन तो आप जानते हैं कि रिएक्टिव नहीं होता है, इनर्ट होता है, तो वो जनरली ऑक्साइड नहीं बनाता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब देखो ये जो ऑक्साइड्स हमने लिखे हैं, इनमें से कुछ एसिडिक हैं, कुछ बेसिक हैं, कुछ एम्फोटेरिक हैं। ठीक, सो क्या है वही हम देखना चाहते हैं। देखो तो बेसिक फंडा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, ठीक है, पीरियड में हम इधर की तरफ जाते हैं, एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। और जैसे जैसे हम इधर आते हैं वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ता है। ठीक, इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड्स का, और इधर आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। ऑब्वियस है, अगर इधर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो इधर बेसिक नेचर बढ़ेगा, उल्टा होगा। जैसे कि ये जो है सोडियम ऑक्साइड, ये जो है बहुत हाईली बेसिक है,
दिस इज हाईली बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो होता है वो सिर्फ बेसिक होता है, मतलब ये भी बेस है और ये भी बेस है, लेकिन ये ज्यादा बेसिक है। ठीक, ये जो है अल्युमिनियम का ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड ये जो है वो वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक। फिर ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, ये और ज्यादा एसिडिक होता है, और ये हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक। तो जो मैंने आपको बताया था वो लग रहा है आपको? तो मैंने बताया था इधर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, बढ़ रहा है। देखो यहां बिल्कुल भी एसिडिक नेचर नहीं है, बिल्कुल भी एसिडिक नेचर नहीं है। फिर थोड़ा सा एसिडिक नेचर आया तो एम्फोटेरिक बना, फिर थोड़ा और एसिडिक नेचर आया तो ये वीकली एसिडिक बना, फिर और एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है तो ये बहुत हाईली एसिडिक हो गया। ठीक बात है। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। ये चीज को भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। इधर बिल्कुल भी बेसिक नेचर नहीं था और यहां बहुत ज्यादा बेसिक नेचर है। जैसे हम इधर आ रहे हैं बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक बात और मैं आपको बता सकता हूं, जैसे मैंने सिलिकॉन ऑक्साइड को वीकली एसिडिक बताया आपको, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में आपको एम्फोटेरिक लिखा हुआ भी दिखेगा। ठीक है, मैंने वीकली एसिडिक बताया इसको, ये कहीं जगह पे एम्फोटेरिक भी लिखा हुआ दिखेगा आपको। चलो मैं भी लिख ही देता हूं, और एम्फोटेरिक। ठीक है, तो दोनों ही सही है एक्चुअली, क्योंकि ये इतना वीक एसिड होता है, इतना वीक एसिड होता है कि कई बार लोग इसको एम्फोटेरिक भी मान लेते हैं, तो इसमें आप ज्यादा टेंशन ना लें। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई कि एक पीरियड में कैसे एसिडिक और बेसिक नेचर वेरी कर रहा है, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप की, कि ग्रुप में क्या होता है। देखो जब आप एक ग्रुप में नीचे जाते हो, ग्रुप में नीचे जाते हो, ठीक है, तो बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता है। एक ग्रुप में नीचे जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ता है, और ग्रुप में ऊपर जाते हो तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। उल्टा होना है, ठीक है, जैसे यहां पे हुआ था। ग्रुप में नीचे जाने पे बेसिक नेचर बढ़ता है और ऊपर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। कहने का मतलब है कि मान लो मैंने सोडियम ले लिया और पोटाशियम ले लिया, किसके ऑक्साइड का बेसिक नेचर ज्यादा होगा? किसके ऑक्साइड का बेसिक नेचर ज्यादा होगा? बेसिक नेचर नीचे बढ़ रहा है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा और इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। एनीवेज देखो, इसको समराइज कर सकते हैं हम थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे। इस तरह से आप अगर मूव करते हो टेबल में तो बेसिक नेचर बढ़ता है। देखो इधर मूव करने में बेसिक नेचर बढ़ा, नीचे मूव करने में बेसिक नेचर बढ़ा, तो ऐसे मूव करने में बेसिक नेचर बढ़ता है, और इसका उल्टा ऐसे मूव करने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, जैसे पूछा जा सकता है। ये डायग्राम आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो है येलो वाले वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये ब्लू वाले जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये ग्रीन वाले जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखो जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वो आप देख सकते हो, एप्लीकेबल है। इधर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। देखो इधर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, और ये सब एसिडिक है। तो इधर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। हर पीरियड में वही हो रहा है, हर पीरियड में वही हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले बेसिक किसी भी पीरियड में, फिर एम्फोटेरिक, और फिर एसिडिक। पहले बेसिक, देखो यहां भी लिखा है, पहले बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, और फिर एसिडिक। मतलब इधर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। फिर ऊपर जाने पे भी एसिडिक नेचर बढ़ता है। देखो ऊपर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। बेसिक, एम्फोटेरिक, और फिर एसिडिक। ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, और ये एसिडिक है। ऊपर जाने पे भी एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने काफी सारे ट्रेंड्स देख लिए हैं, उनको रिवाइज करना एक बार बनता है। साइज ऑफ एटम, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बेसिक नेचर, इन सबको थोड़ा हम रिवाइज करेंगे। हालांकि वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब की भी बात हमने की थी, बट वो सब आसान है, हमने कई बार पढ़े हैं, तो वो सब आपको याद रहेंगे। तो इन सबको अभी यहां पे रिवाइज करते हैं, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं लोग, बट ये रिवाइज करने के बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। जैसे देखो साइज ऑफ एटम से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो साइज ऑफ एटम में, तो हमने ऐसी बात की है कि हम पीरियड में अगर ऐसे मूव करते हैं
या फिर ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है। ठीक है, आप उस स्लाइड पे पीछे जाके देख सकते हो, वो देख के आप यही कंक्लूड करोगे कि पीरियड में ऐसे मूव करते हैं हम, मतलब लेफ्ट की तरफ, फ्रॉम राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें और ग्रुप में नीचे जाएं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है। वैसे मेटालिक कैरेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा है कि अगर हम ऐसे मूव करें तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में हमने बात की है कि अगर हम ऐसे मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है। ठीक, अभी बेसिक नेचर की तो हमने अभी भी बात की है, वो आपको याद होगा कि अगर ऐसे हम मूव करते हैं तो बेसिक नेचर भी बढ़ता है। यानी हर केस में पीरियड में राइट से लेफ्ट जाने पे, राइट से लेफ्ट जाने पे साइज ऑफ एटम भी बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ रही है और बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है, और ग्रुप में नीचे जाने पे भी ये सारी चीजें बढ़ रही है। तो आप ध्यान रख सकते हैं ये बात, तो चारों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि चारों के लिए सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। हाँ, लेकिन अगर हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर जो है वो बेसिक नेचर का उल्टा होता है। तो उसके लिए जो पैटर्न है वो ये फॉलो होता है, ऐसे मूव करने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। ओके, वैसे एक और टर्म होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का उल्टा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का उल्टा होता है, तो उसके लिए भी आप ट्रेंड समझ जाएंगे, इस तरह से ट्रेंड होना चाहिए उसके लिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसे बढ़ती है। ओके, ये सब अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी आपसे गलती नहीं होगी। और फिर एसिडिक नेचर वो बेसिक का उल्टा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का उल्टा। तो समझ गए होंगे आप। तो ये अगर हमारा पीरियोडिक टेबल है तो इसमें बहुत सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब साइज ऑफ एटम की बात करें, देखो ऐसे जाने पे साइज ऑफ एटम बढ़ता है, ऐसे जाने पे साइज ऑफ एटम बढ़ता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे, इस कोने पे जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनका साइज काफी बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे जाके नीचे आएंगे तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाके नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स का साइज बड़ा होता है, बिग एटम्स, इनके एटम्स बड़े होते हैं। ठीक, और यहां पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। समझ रहे हो आप बात, स्मॉल एटम। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। तो यहां पे साइज बहुत बड़ा हो गया और यहां पे साइज क्या हो गया एटम्स का, छोटा। तो यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स छोटे होते हैं, यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स बड़े होते हैं, बड़े। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब के लिए भी वही पैटर्न होगा, इन सब के लिए भी वही पैटर्न होगा। ठीक है, यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनका मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, मेटल्स होंगे ये सब, और यहां पर ये जो है वो सब नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो ऐसे गए, तो यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और यहां पर जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे बढ़ती है, ऊपर फिर ऐसे, तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है। यहां पर जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उनकी, तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव। समझ रहे हो आप मेरी बात। यहां के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटम बड़ा होगा, वो मेटल्स होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनका एटम छोटा होगा, नॉन मेटल्स होंगे और इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव। अच्छा, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करें तो देखो ऐसे गए बेसिक नेचर बढ़ा, ऐसे गए तो बेसिक नेचर बढ़ा। तो यहां वाले बहुत बेसिक होंगे, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, और यहां वाले जो हैं आप समझ रहे होंगे वो एसिडिक होंगे, क्योंकि ऊपर गए ऐसे गए तो एसिडिक नेचर बढ़ा, ये एसिडिक होंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप याद रख सकते हैं, बहुत काम आएगा आपके, कि इधर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इस कोने वाले, उनके पास ये प्रॉपर्टीज होते हैं, वो जनरली मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बेसिक होते हैं। और यहां वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और एसिडिक होते हैं। यहां से आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
इसको लिख भी लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. मेटल्स नॉर्मली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स नॉर्मली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर. देखो कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, हमें बताना है किसका मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर है. ठीक है, कैसे बताएंगे? तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल. कई बार ये पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आपको पता होना चाहिए, आपको उसमें पता होना चाहिए कहां पे कौन सा एलिमेंट होता है. इट्स गुड टू नो दैट, तभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे. जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए. जैसे गैलियम कहां है, ये रहा. फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक. ठीक है, सब यही वाले एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये एलिमेंट्स दिए. इसमें तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? कोई डाउट नहीं होगा आपको, आप समझ रहे होंगे इसका सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है. ठीक है, दैट इज आवर आंसर. लेकिन ये क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाए? जब ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने था. तो पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, और बहुत अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एटम साइज. अच्छा, तो इन एलिमेंट्स में से किसका एटम का साइज सबसे ज्यादा है? कैसे पता करेंगे? लेट्स सी. आरबी कहां है, ये रहा. एमजी कहां है, ये रहा. पी फॉस्फोरस, ये रहा. सीएल क्लोरीन यहां है. तो इन सब में से किसका एटम का साइज सबसे ज्यादा होगा? तो आपको शायद याद हो, हमने ये पढ़ा है कि जब ऐसे मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है. तो आप ऐसे मूव करेंगे यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि आरबी का साइज सबसे ज्यादा है. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लूज इलेक्ट्रॉन इन इजीएस्ट वे. इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन सबसे इजी वे में लूज कर सकता है? ये कैसे होगा? देखो, जो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर लेगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीएस्ट वे. तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली लूज कर लेगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. तो हमें यही बताना है बेसिकली, इफेक्टिवली इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, समझ रहे हो? कौन मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इस बात को समझिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लूज इलेक्ट्रॉन इन इजीएस्ट वे. ठीक है, तो जो सबसे इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. ऐसी बात हमने की है. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन है इसमें. पोटाशियम, अल्मोनियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन. ठीक है, ओके. तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो भी इस तरीके से बढ़ती है. तो क्या लगता है आपको, ये जितने भी पिंक वाले एलिमेंट्स हैं उसमें से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा? तो आप समझ रहे होंगे कि पोटाशियम विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो दैट विल बी आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गेन इलेक्ट्रॉन इन इजीएस्ट वे. इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन सबसे आसानी से कर लेगा? गेन सबसे आसानी से कर लेगा. इससे पहले पूछा गया था कि कौन लूज बहुत आसानी से कर लेगा, तो वो था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. अब पूछा जा रहा है कौन गेन आसानी से कर लेगा, तो ये उसका उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें से ये पूछा गया है कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है. मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है. आप ध्यान रखेंगे, आपसे यहां पे ये पूछा गया था कि कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर लेगा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. यहां पूछा गया है कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा, उल्टा पूछा गया पहले के. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ती है. ठीक है, तो इन पिंक एलिमेंट्स में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? सोचें. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following forms most acidic
ऑक्साइड एंड मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा और कौन सबसे ज्यादा बेसिक है? तो इसमें तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। हमने देखा है कि बेसिक कैरेक्टर जो है वो ऐसे बढ़ता है, ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ऐसे बढ़ता है, देखा हमने। तो देखते हैं इन एलिमेंट्स को कहां कहां पे हैं। Ba बेरियम, ये रहा, देन सिलिकन, ये रहा, सल्फर एंड क्लोरीन, राइट। तो अब इन सारे एलिमेंट्स को जिनको मैंने ग्रीन में मार्क किया है, आप ध्यान से देखें और सबसे पहले मुझे बताएं बेसिक नेचर के बारे में, किसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक इस तरह से बढ़ता है, तो इसका बेरियम मोस्ट बेसिक, ठीक है। और एसिडिक वो इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है। तो आप देखेंगे यहां पर क्लोरीन, दिस विल बी मोस्ट एसिडिक, ठीक है। दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। ओके, इस तरीके से हम एक पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, तो इनमें से कौन कौन से ट्रेंड्स गलत हैं, इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको, या पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। Let's start with A. The elements become less metallic in nature. Okay, जब इधर की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट्स लेस मेटालिक हो जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है मेटालिक कैरेक्टर, ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ा, ऐसे। तो वो बोल रहा है कि ऐसे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर लेस हो गया। तो सही है ना, करेक्ट। ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट वाला बताना है। B. The number of valence electrons increases. The number of valence electrons increases. जब इधर जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं क्या? बढ़ते हैं। जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 5, 6, 7, 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये भी करेक्ट है, सही है। C. The atoms lose their electrons more easily. Atoms lose their electrons more easily. तो बोल रहा है कि एटम्स जो है वो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स इजीली, मतलब वो ये बोल रहा है कि जब हम इधर जा रहे हैं तो लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज गेन वाले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसमें गलती होती है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि इधर जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, ऐसा होगा क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो इस तरह से बढ़ती है, हमने देखा था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इस तरह से बढ़ती है, लेकिन वो बोल रहा है इस तरह से बढ़ रही है, मतलब इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। फिर क्या है, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। अच्छा, वो बोल रहा है कि इधर जाने पे ऑक्साइड्स ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं क्या? इधर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है क्या? सही है, ये बिल्कुल सही है, हमने देखा है कि इधर जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, ये करेक्ट। यही एक था जो करेक्ट नहीं था। तो हो सकता है थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो, तो जो पैटर्न है देखो वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आप बार बार रिवाइज करो, वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, तो आपको एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में। ओके स्टूडेंट्स, एक और ट्रेंड की हम बात करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। अब कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, और कुछ नहीं। तो वही पैटर्न कैसा होता है ये हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो याद होना चाहिए। जैसे हम इस पीरियड की अगर बात करें तो इसमें देखो ये वाला एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है वो। तो बेसिक फंडा मैंने आपको बताया था ना कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करना चाहता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालता है रिएक्शन करने के लिए। ये क्या करता है बताएं, याद करें आप, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। सही है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। जैसे इनके ऊपर कंसंट्रेट करोगे, इनमें किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, कौन आसानी से रिएक्ट करेगा। देखो बहुत सिंपल है, इसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कौन सा काम आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है?
ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है और इसकी कम है। इसका मतलब एक पीरियड में जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इधर की तरफ केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे रिएक्शन करने के लिए, जो कि डिफिकल्ट काम है। ठीक है, फिर यहां पर इसमें अगर हम ऐसे मूव करते हैं, अब यहां पे अगर ऐसे मूव करते हैं तो क्या होता है, ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दें, आप ध्यान दें, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी यार इसकी, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। कौन सा काम आसान है, एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट होगा। मतलब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब ऐसे मूव करने पे केमिकल रिएक्टिविटी अब बढ़ेगी। ओके, फिर ये जो होता है ना, ये तो हमने देखा है कि ये तो बहुत कम रिएक्ट करता है, वेरी लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। एक पीरियड में क्या होता है, पहले जब हम पीरियड में इधर की तरफ जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है, टिल ग्रुप 14 केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी बढ़ती है, फिर 18th जो ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी तो बहुत कम होती है। तो किसी भी पीरियड में ये जो 18th ग्रुप होगा, 18th ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो तो लिस्ट रिएक्टिव होगा, मतलब ऑलमोस्ट रिएक्ट करेगा ही नहीं। उसके बाद ये जो 14th ग्रुप वाला है, 14th ग्रुप, वो सेकंड लीस्ट रिएक्टिव होगा, समझ लो, आप पूरा पैटर्न समझ गए होगे कि जब हम इधर से 14 तक जाएंगे, 14 तक तो रिएक्टिविटी कम होती है, केमिकल रिएक्टिविटी। फिर 14 के बाद 17 तक केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, फिर 18th की केमिकल रिएक्टिविटी अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक, ये 18th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है पीरियड में केमिकल रिएक्टिविटी के साथ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो रीजन भी मैंने आपको बताया है, वो भी हम लिख सकते हैं। इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट decreases and then increases when we go from left to right. सही है, the decrease in reactivity can be explained by the fact that it is more difficult to lose more electrons. ठीक है, it is more difficult to lose more electrons. The increase can be explained by the fact that it is easier to gain lesser number of electrons. सही बात है, सही बताया मैंने आपको। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देख के अभी जो हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, उसको थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं। ये वाला पीरियड आप कंसीडर करो, ये वाला पीरियड। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो इन एलिमेंट्स को मैंने यहां लिख दिया, आप ध्यान से देखो उसी ऑर्डर में। पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, फिर क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक, तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जब हम इधर जाएं तो केमिकल रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, फिर हम यहां से जब आगे जाएं यहां तक तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए, राइट, और आर्गन की रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यही हमने पढ़ा है। एक्चुअली में ऐसा ही होता है। सोडियम जो है वो वाटर के साथ बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इस फोटोग्राफ में दिखाया गया कि कैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत वॉलेंटली रिएक्ट कर रहा है, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसकी, ज्यादा है।
फिर जब हम इधर जाते हैं तो मैग्नीशियम और अल्युमिनियम ये सब दोनों वाटर से कम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग, रिएक्ट विथ वाटर ऑन हीटिंग। हीट करने पे ही ये दोनों वाटर से रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट अल्युमिनियम कम रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्ट करता है। तो जो बात हमने की थी वो सही दिख रही है आपको? जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी कम दिख रही है, केमिकल रिएक्टिविटी कम दिख रही है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, मैग्नीशियम कम, अल्युमिनियम और कम। फिर ये जो सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर है, ये सब ये तो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, वेरी लिटिल और नो रिएक्टिविटी विथ वाटर, नो रिएक्शन विथ वाटर। ये सब उतना रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। लेकिन हम क्लोरीन की बात करेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन मिक्स्ड होता है, ऐसा शायद आपको पता हो, वो बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। बट एनीवेज स्विमिंग पूल के वाटर में क्लोरीन मिक्स्ड होता है, तो यहां पे क्लोरीन और वाटर का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिर से जब हम इधर की तरफ गए तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये सब रिएक्ट नहीं कर रहे थे वाटर के साथ, क्लोरीन रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। और फिर ये जो आर्गन है फाइनली, वो तो आप समझ ही रहे होंगे, वो इनर्ट होता है, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी इन अ ग्रुप। अभी तक हमने देखा कि किसी पीरियड में मूव करने पे केमिकल रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है। अब हम देखेंगे ग्रुप में मूव करने पे केमिकल रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो इसको हमें दो पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। पहला है फॉर मेटल्स और दूसरा होगा फॉर नॉन मेटल्स, फॉर नॉन मेटल्स। देखो क्या होता है, आपको तो पता ही है कि इधर मेटल्स होते हैं और इधर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के लिए ग्रुप में केमिकल रिएक्टिविटी अलग तरीके से चेंज होती है और मेटल्स के लिए ग्रुप में अलग तरीके से चेंज होती है, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। तो देखते हैं मेटल्स के लिए कैसे चेंज होती है। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि ग्रुप 1 की बात कर लें, ग्रुप 1 की। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब ये कम रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्शंस करेगा, ये ज्यादा रिएक्शंस करेगा, ये और ज्यादा रिएक्शंस करेगा, ये और भी ज्यादा रिएक्टिव है, ये और भी ज्यादा रिएक्टिव है, एंड सो। और नॉन मेटल्स के लिए उल्टा होता है। जैसे कि हम इस ग्रुप की बात कर लें, ये सबसे पॉपुलर ग्रुप होता है, इसमें इसको हटा दें हम, तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम नीचे जाते हैं तो उल्टा होता है। तो आप समझ रहे हो क्या होगा? केमिकल रिएक्टिविटी इन डिक्रीजेस, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे भी कम, आयोडीन उससे भी कम, एंड सो ऑन। तो प्लीज आप नोट करें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए ग्रुप में अलग ट्रेंड है। मेटल्स के लिए क्या ट्रेंड है स्टूडेंट्स? नीचे जाने पे ध्यान देंगे, एकदम याद होना चाहिए, नीचे जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। नॉन मेटल्स में क्या ट्रेंड है? नीचे जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो आपको बड़ी फील आएगी। देखो मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं इस केस में केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो आप देखो यहां पे कुछ फोटोग्राफ्स बनाए मैंने, ये देखो यहां पे ये छोटा सा सोडियम है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम। यहां पर देखो पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहां पर देखो आरबी जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहां पे सीएस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो रिएक्शन में कितना डिफरेंस है। सोडियम उतना विग्रसली रिएक्ट नहीं कर रहा है, विग्रसली कर रहा है रिएक्ट, बट आप देख सकते हो कोई फ्लेम वगैरह नहीं है। पोटाशियम जब रिएक्ट कर रहा है तो आप देख सकते हो फ्लेम है, यहां पे आग जल रही है। आरबी जब रिएक्ट कर रहा है तो एक्सप्लोजन टाइप हो रहा है, और ये जो सीएस जब रिएक्ट कर रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्लास का वेसल है वो टूट ही जाता है यहां, ठीक। तो इसमें रिएक्शन कम विग्रेस है, इसमें और विग्रेस है, इसमें और भी विग्रेस है, इसमें और भी विग्रेस है, ठीक। तो वही देखो मैं आपको बोल रहा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यहां पे मेटल्स के केस में, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो सोडियम की कम है, पोटाशियम की ज्यादा है, आरबी की और ज्यादा है, और सीएस का और भी ज्यादा है, ओके। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे यार कि सोडियम में तो एक्सप्लोजन होता है, कुछ देर पहले मैंने किसी और एग्जांपल में बताया था। तो उस केस में जो वाटर था वो थोड़ा गर्म था,
इस केस में वाटर जो है वो ठंडा है, ठीक है। तो ठंडे वाटर के साथ सोडियम बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन नहीं कर रहा है, उसी वाटर के साथ पोटाशियम फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, आरबी एक्सप्लोजन कर रहा है, और उसी वाटर के साथ सीएस बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर रहा है। इनफैक्ट इसके बारे में क्या लगता है आपको, अगर हम ये एलिमेंट यूज करेंगे वाटर के साथ तो कैसा रिएक्शन हो चाहिए, बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली ऐसा सोच रहे होंगे कि नॉन मेटल के साथ ऐसा ट्रेंड क्यों आता है और मेटल्स के साथ ऐसा ट्रेंड क्यों आता है। तो चलो उसका रीजन भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि वो पीरियोडिक टेबल हटा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से ही हम ये चीज एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्लीज नोट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये काम और मैं कर रहा हूं, ये हमने देखा है कि ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, बढ़ जाता है ना। क्यों बढ़ जाता है, देखो यहां पे सिर्फ 2 शेल है, 2 शेल है, यहां पे 3 शेल है यानी 3 ऑर्बिट्स है, 3 ऑर्बिट्स है, यहां पे 4 शेल है, 4 ऑर्बिट्स है, 4 ऑर्बिट्स है। तो जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं, जिससे एटम का साइज बढ़ता है। तो चाहे ये ग्रुप 1 हो या कोई भी ग्रुप है, चाहे यही ग्रुप हो, जब हम नीचे आएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने में कि ऐसा पैटर्न क्यों मिल रहा था, ऐसा पैटर्न क्यों मिल रहा था। तो चलो सबसे पहले हम मेटल्स की बात करते हैं, जैसे इस ग्रुप की बात करते हैं। तो ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स है वो केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, आप बताएं। जैसे ये है, इसको केमिकल रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है ताकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाए, स्टेबल स्टेबल बताया था ना। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लूज करना होता है, वैसे इसको भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लूज करना होता है ताकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए ऐसा। वैसे इसको भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लूज करना होता है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक ठीक। अब आप देखो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के एटम्स हैं, ठीक है। किस एटम से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज किया जा सकता है, कौन सा एटम ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज कर सकता है, देखते हैं जरा। देखो हमने ये बात पहले भी की है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट। पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, हमने पढ़ा पहले। तो किस केस में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा बताएं, हमने देखा है, पढ़ा है। इस केस में अट्रैक्शन कम होगा, इसमें ज्यादा होगा और इसमें और भी ज्यादा होगा। क्यों स्टूडेंट्स, यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच की दूरी ज्यादा है, यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच की दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, तो उससे अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसमें दूरी कम हुई तो अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ा, इसमें दूरी और भी कम हुई तो अट्रैक्शन बहुत बढ़ा, अट्रैक्शन बहुत बढ़ा। समझ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्टेड है, इसमें ज्यादा अट्रैक्टेड है, इसमें और भी ज्यादा अट्रैक्टेड। तो आप समझ गए होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्टेड है मतलब इसको निकालना इजी होगा, और इसमें ज्यादा अट्रैक्टेड है तो इसमें निकालना डिफिकल्ट होगा। सही है ना बात। देखो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करोगे तो आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। इसमें निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये वाला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है, और उसको इलेक्ट्रॉन ही निकालना है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है, मतलब मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन केमिकल रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, मतलब क्या है, ये लेस रिएक्टिव हो गया, लेस रिएक्टिव। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पे लेस और ये मोर, मतलब जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो वही मैंने आपको बताया था कि इस ग्रुप में, मेटल्स वाले ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहला पॉइंट था कि एज वी go down a group, as we go down a group, size of atom increases। सही है, ये तो पता है आपको। दूसरा क्या बात थी, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें,
ठीक है, सो इट इज easy to lose electrons for elements down the group. ये भी सही बात है, इसलिए नीचे वालों के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, इजी. सो दे आर मोर रिएक्टिव. ओके स्टूडेंट्स, आप इसको बार बार पढ़ें. ओके, हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा डाउट हो, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वीडियो को पॉज करके आपको रिप्ले करना चाहिए. ठीक है, ये इन वीडियोस का यही तो फायदा है कि आप उनको रिप्ले करके बार बार दे सकते हो, तब जब तक आपको समझ में ना आ जाए. यस, जो कि क्लासरूम में नहीं हो सकता, तो आप पॉज करके दोबारा देख सकते हो. ओके, एनीवेज, अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की कहानी, कि उनमें जो ट्रेंड है वो ऐसा क्यों होता है. देखो, मोर और लेस रीजन कुछ उसी टाइप का होता है जैसा कि यहां पर था. देखते हैं एग्जैक्टली. जैसे मान लो इस ग्रुप पे हम अटके हुए थे, तो इस ग्रुप की बात करते हैं. ओके, अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे करता है स्टूडेंट्स, कैसे करता है. ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हमने देखा है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है. ये कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है. ठीक है, ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके इस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सके, ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके इस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सके. ठीक बात है, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें. ओके, अब देखो, वंस अगेन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं क्या होता है, साइज बढ़ता है. उसके कारण जो अट्रैक्शन है वो कम होता है. वो हमने यहां पर देखा, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नीचे कम होता है, ऊपर ज्यादा होता है. ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये कम अट्रैक्टेड है, ये और भी कम अट्रैक्टेड है. अब देखो, केमिकल रिएक्शन करने के लिए अब इन सबको इलेक्ट्रॉन लेना है. तो एक इलेक्ट्रॉन आया, इनको ये इलेक्ट्रॉन लेना है. कौन ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले पाएगा, आप ये देखें. क्या लगता है आपको, कौन आसानी से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा? सोचिए आप, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा. बहुत ऑब्वियस है कि ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये थोड़ा डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन लेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेगा, तो इजीली आ जाएगा. यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, तो डिफिकल्टी से आएगा. तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और केमिकल रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही लेना है, तो और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव हो गया. ठीक है, और ये डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव. ओके, तो ये मोर रिएक्टिव था और ये लेस रिएक्टिव. तो क्या समझ में आया आपको? जब हम नीचे जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी भी कम हो रही है. वही हमने देखा था, नीचे जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी भी कम हो रही थी. तो आप प्लीज नोट करें कि यहां पर क्या हो रहा है मेटल्स के केस में, और यहां पे क्या हो रहा है नॉन मेटल्स के केस में. दोनों में ट्रेंड उल्टा था. उसका बेसिक रीजन ये है कि इनको इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए. ठीक है, और इनको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए. ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ता है और इनको लेना पड़ता है. इसके कारण ट्रेंड उल्टा है दोनों में. इसमें जब हम नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा होने के कारण एटम का अट्रैक्शन कम होता है. देखिए, अट्रैक्शन कम होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, जो कि इनको चाहिए होता है. आसानी से निकल जाता है. इसलिए मोर रिएक्टिव. ठीक, इस केस में क्या होता है, नीचे वाले में अट्रैक्शन कम होने के कारण, जैसे इसमें अट्रैक्शन कम होने के कारण आसानी से निकल जाता है, तो मोर रिएक्टिव. इसमें अट्रैक्शन कम होने के कारण नया इलेक्ट्रॉन आसानी से आता नहीं है, इसलिए लेस रिएक्टिव. इसलिए उल्टा पैटर्न. ओके, अब इसका भी लॉजिक वैसे लिख लेते हैं हमने जैसे इसका लॉजिक लिखा था. ओके, सो लेट्स राइट डाउन. तो मोर लेस कुछ उसी तरह से लिखेंगे. एज वी गो डाउन द ग्रुप, आप डाउन लिखेंगे, एरो नहीं बनाएंगे. एज वी गो डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस. ठीक है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस. सो अट्रैक्शन on a new
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज लेसर। ठीक है, सो अट्रैक्शन ऑन अ न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज लेसर, thus it is difficult to take new electron। नया इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको लेना डिफिकल्ट हो जाता है, thus reactivity is less down the group for non-metals, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए इन सब में, क्योंकि ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हालांकि ये सब जो लॉजिक मैंने आपको बताया क्यों होता है, ये सब आपसे मोस्ट लाइकली नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा कि मेटल के केस में नीचे जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है और नॉन मेटल्स में कैसे चेंज होती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो आपसे जिन्हें नहीं पूछा जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें, क्योंकि मुझे पता है आपको थोड़ा कम समझ में आएगा वो, क्योंकि लेंदी है, काफी डिफिकल्ट है। ऐसे आपको वीडियो बार बार देखना चाहिए उसको अच्छे से समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मोर लेस जितने ट्रेंड्स हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स। आपको उनको रिवाइज करना चाहिए, एक अलग अपना चार्ट बना लेना चाहिए जहां पे सारे ट्रेंड्स सामने लिख रखे हों। फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि आपको ये सब ट्रेंड्स याद रहें। दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक आसान सा क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स। ये देखो एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट बना हुआ है, पूरा पीरियोडिक टेबल तो नहीं है, उसका एक पार्ट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स मार्क किए गए हैं ABCDEF। ठीक है, तो आपको उनकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, विच इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, आई एम श्योर आप कर पाएंगे, मेरे साथ साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट A और B। A और B में स्टूडेंट्स कौन ज्यादा रिएक्टिव है? A और B में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका? A और B में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? देखो ये दोनों एक ही पीरियड में है, तो हमने देखा है कि जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो हमने देखा है आगे बढ़ने पे पहले तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, और फिर यहां से और आगे जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। याद आ रहा है आपको? कुछ ऐसा एकदम याद होना चाहिए आपको। पहले केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है, बीच में बिल्कुल कम हो जाती है, फिर केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। ओके, तो अब बताएं A और B में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ऑब्वियसली A होगा, A विल बी मोर रिएक्टिव। E और F में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? क्योंकि इधर की तरफ केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब F विल बी मोर रिएक्टिव। चलो अब बात करते हैं B और C की। B और C, उसके लिए ग्रुप का फंड लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक ग्रुप में दिख रहे हैं। ओके, तो ग्रुप के फंडे में मैंने आपको बताया था मेटल्स के लिए अलग रूल होता है और नॉन मेटल्स के लिए अलग रूल होता है। इधर मेटल्स होते हैं, यानी यहां मेटल्स वाला लगाना है। तो मेटल्स में क्या होता है, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। हमने देखा था केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, इसका मतलब C विल बी मोर रिएक्टिव। सही है स्टूडेंट्स। अब D और E की बात करते हैं। नॉन मेटल्स के लिए उल्टा होता है, उसमें जब नीचे आते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है, मतलब D इज मोर रिएक्टिव। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। इस तरह से आपको सोचना होता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन एज वेल। पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C in the periodic table is as shown below। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं ऐसे A, B, C, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के हैं। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल के एंड की तरफ का है। स्टेट वेदर A इज अ मेटल और नॉन मेटल। ओके, तो ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा है। ठीक है, यहां लास्ट में होता है ग्रुप 18, फिर होता है ग्रुप 17, फिर ग्रुप 16। तो A जो है वो यहां पर कहीं आ रहा है, और यहां पे नॉन मेटल्स होते हैं, ये हमने देखा है, यहां पर नॉन मेटल्स होते हैं। तो A जो है वहीं पर है, तो A इज एक्चुअली अ नॉन मेटल। तो आंसर इज नॉन मेटल। ठीक है, फिर है स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। अच्छा, A और C में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? देखो वो तो हम अभी देख ही रहे थे कि यहां पर जब हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है, तो A विल बी मोर रिएक्टिव, तो C इज लेस रिएक्टिव। तो आंसर इज C लेस रिएक्टिव देन A, C लेस देन A। ठीक है, फिर है विल C बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन B। अच्छा, अब इन दोनों के साइज को कंपेयर करना है, इन दोनों के साइज को कंपेयर करना है। तो हमने देखा था कि जब हम किसी पीरियड में ऐसे जाते हैं, B से C जा रहे हैं तो एक पीरियड में जा रहे हैं ना,
जब एक पीरियड में ऐसे जाते हैं तो एटम के साइज का क्या होता है, रिकॉल करें, साइज जो होता है वो छोटा होता है। आपको शायद याद ना हो तो आप रिकॉल करें, जब हम पीरियड में आगे जाते हैं तो साइज छोटा होता है। ओके, यानी सी का साइज छोटा होगा, सी इज स्मॉलर, सी स्मॉलर देन बी। ठीक, लास्टली क्या है, विच टाइप ऑफ आयन, कटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एटम बाय एलिमेंट ए। तो आप देखें कि ए जो है वो 17th ग्रुप में, ठीक है। 17th ग्रुप वाले आपको याद होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं केमिकल रिएक्शन करने में। उनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या बनाएगा, ए माइनस, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या बनाया इसने, एनायन। ठीक है, दिस इज एनायन। इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स देखें, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हालांकि यूज नहीं होता है, बट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ लिमिटेशन के कारण उसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो क्या प्रॉब्लम्स थी उसको थोड़ा देखते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की। क्या प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की, याद आ रहा है आपको? जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं और दोनों का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स का होता है ये डिफरेंट एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पे टेबल बनाया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे टेबल बनाया था। तो उस हिसाब से इन दोनों को डिफरेंट बॉक्सेस में होना चाहिए था, क्योंकि दोनों का डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन मेंडलीव ने दोनों को सेम में रखा। ठीक है, आइसोटोप्स एट सेम लोकेशन पे उन्होंने आइसोटोप्स को रखा, जबकि उनका एटॉमिक मास अलग था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, रिवर्स ऑर्डर। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका रिवर्स ऑर्डर रखा था उन्होंने, जैसे कोबाल्ट और निकल, मैंने आपको बताया था। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें दोनों की, तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और निकल का 58.7। ठीक है, तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग उसने ये अरेंजमेंट किया था कि आगे जाने पे, पीरियोडिक टेबल में आगे जाने पे एटॉमिक मास बढ़ता था, लेकिन यहां पे उन्होंने उल्टा कर दिया था कोबाल्ट और निकल को। अगर आगे जाने पे एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए और निकल पहले आना चाहिए, बट उन्होंने रिवर्स ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको ये सब याद नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके देखें, जहां पे मैंने ये सब पढ़ाया था। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, वहां पे हमने पढ़ा था, लिखा भी था बहुत डिटेल में। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो थी वो ग्रुप 1 से भी मैच कर रही थी मेंडलीव के टेबल में, और ग्रुप 7 से भी मैच कर रही थी। लेकिन मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में डाल दिया था बिना कुछ एक्सप्लेन किए। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी का ग्रुप 1 से भी मैच कर रही है, 7 से भी मैच कर रही है, तो फिर 1 में रखने का क्या रीजन है, ये उसने नहीं बताया। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमने अभी पढ़ा है, वो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। कैसे सॉल्व कर देता है, सारे प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सप्लेन कर देता है, वो हम यहां पे देखना चाहते हैं। इसीलिए हमने लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इन प्रॉब्लम्स का क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले हम देखें आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम। तो वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर का यूज करता है, और आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो उनको सेम बॉक्स में होना ही चाहिए। तो लिख सकते हैं, तो आपको और समझ में आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल uses atomic number for arrangement of elements। ठीक है, an atomic number of isotopes is same, so they should be in same group, so they should be at same location, at same
लोकेशन इन अ टेबल इन पीरियोडिक टेबल। समझ गए ना आप बात कि मेंडेलीव के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम थी क्योंकि वो एटॉमिक मास का यूज कर रहे थे और दोनों का मास अलग था, इसलिए अलग अलग रखा जाना चाहिए था कायदे से। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर का यूज करता है, और एटॉमिक नंबर तो हर आइसोटोप का सेम ही होता है, ये हमने देखा है, एटॉमिक नंबर हर आइसोटोप का सेम होता है। शायद आपको ऐसा याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमने पहले देखा है, एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का सेम होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उन दोनों को साथ साथ होना ही चाहिए, जैसा कि मेंडेलीव ने किया था। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन हो जाती है। रिवर्स ऑर्डर, हाँ, तो कोबाल्ट और निकल को ऐसे अरेंज किया था मेंडेलीव ने, ठीक है, तो ऐसे ही वो अरेंज होते हैं। उसका रीजन ये है, वंस अगेन, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो अब क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है कि कोबाल्ट और निकल का ऑर्डर ऐसा क्यों होना चाहिए टेबल में। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग गड़बड़ हो रहा था ये ऑर्डर, देखिए आप, इसका एटॉमिक मास कम है, इसका एटॉमिक मास कम है, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर सही है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक, तो यहां भी हम लिख सकते हैं एज निकल हैज मोर एटॉमिक नंबर, हैज मोर, और हाइयर लिखना चाहिए एक्चुअली, एज निकल हैज हाइयर atomic number, so it should follow cobalt in periodic table। ठीक है, तीसरा हुआ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ठीक है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 और 7 दोनों से मैच करती है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज करता है। देखा था हमने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज करता है टेबल बनाने के लिए, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ग्रुप 1 के बाकी एलिमेंट से मैच करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मैचेस विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अदर elements of group 1, so hydrogen should be placed in group 1। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 1 और 7 दोनों से मिलती है, बट एक ग्रुप में तो रखना ही है, किसी एक ग्रुप में ही रखेंगे, तो ग्रुप 1 में रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 1 जैसा होता है उसका। तो ये हमने देखा कि कैसे मेंडेलीव को जो 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी, फेस करनी पड़ी थी, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिजॉल्व हो जाती।